हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल TGCCS द जीनियस क्लासेस पे, जहां मैं आर राज सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है द मुगल डायनेस्टी। इस टॉपिक में हम लोग मुगलों से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ओके दोस्तों, तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी लोदी वंश। ओके दोस्तों, ये जो युद्ध हुई थी इस युद्ध का नाम क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो युद्ध हुई थी इस युद्ध का नाम है हमारा बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की प्रथम युद्ध। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध में बाबर ने तुगलनुमा वॉर पॉलिसी, उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इस युद्ध में पहली बार बंदूक तथा तोप का भी प्रयोग किया गया था। ओके दोस्तों, ये रहा आपके सामने बाबर। बाबर ने भारत पर कुल 4 वर्षों तक शासन किया। इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके भारत में आने के बाद मुख्य रूप से 4 ही इसने युद्ध लड़े और चारों के चारों जीते। इसके चारों युद्ध हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका पहला जो मुख्य युद्ध है वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसका ईयर पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो वो लड़ा गया था 1526 में। इसका सेकेंड जो बैटल है दोस्तों वो है बैटल ऑफ खानवा, जो कि बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जो लड़ा गया था 1527 में। अगला जो इसका मेन बैटल है दोस्तों वो है हमारा बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया 1528 में। और अगला और आखिरी जो बैटल है हमारा वो है बैटल ऑफ घग्गर, जो कि बाबर और राजपूत सेनाओं के बीच में लड़ा गया सन 1529 में। अब इसके चारों लड़ाई को याद करने का एक आपके सामने ट्रिक मैं रखता हूँ, जिससे आपको ये सारे के सारे युद्ध याद हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये सारे के सारे युद्ध जो लड़े गए वो एक सीक्वेंस में लड़े गए, यानी इससे आपको ईयर याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको याद रखने का एक पहला सबसे आसान ट्रिक है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और चारों के चारों युद्ध आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बाबर आया, पानी पिया, पानी से पानीपत, खाना खाया, खाना से खानवा का युद्ध, चाय पिया, चाय से चंदेरी का युद्ध और घग्गर यानी घर चला गया यानी घग्गर का युद्ध। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल आपके सामने ये रहा। आज का अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी फारसी। आंसर कीजिएगा दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी फारसी। मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। ओके दोस्तों, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ब्रिटिश शासन में दिल्ली की गद्दी पर बैठे बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह थे। मुगल वंश के शासक महत्वपूर्ण क्रमानुसार ट्रिक के साथ आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगजेब। ये इस रूलर के इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के, जिसको आप लोग भाजपा, जो भाजपा हमारा होता है उसी मैंने बनाया है। भाजपा की जगह आपको बस ये कर देना है, भाजसा। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। इस तरीके से आपको सारे के सारे सीक्वेंस में रूलर्स याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज का अगला सवाल ये रहा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन से आपके पास इकबाल नामा,
ऑप्शन बी रज़्मनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा या ऑप्शन डी सकीनत उल औलिया। आंसर कीजिएगा दोस्तों। महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो बुक पुस्तक जो है किस नाम से जानी जाती है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन बी रज़्मनामा। ओके दोस्तों, ये रही द पर्शियन महाभारत, जिसे रज़्मनामा के नाम से हम लोग जानते हैं। रज़्मनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुग़ल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज़्मनामा नाम से किया था। ओके दोस्तों, तो आज का अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? ऑप्शन से आपके पास आलमगीर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। आंसर कीजिएगा दोस्तों, मुग़ल वंश का आखिरी शासक, लास्ट रूलर कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये रहा आपके सामने बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल वंशों का आखिरी रूलर था। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। बहादुर शाह जफ़र जो कि 1775 से 1862 भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? यानी आपको ये बताना है भारत में आने से पहले वो कहाँ पे रूल कर रहा था। ऑप्शन से आपके पास फरगना, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए फरगना। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा आपके सामने बाबर। बाबर के बचपन का नाम मोहम्मद जहरुद्दीन था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा तथा इनकी माँ का नाम था कुतुब निगार खां। ये तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1605 में या ऑप्शन डी 1660 में। ओके दोस्तों, आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी सन 1576 में, यानी 1576 में। ओके दोस्तों, ये रहा महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ये लड़ाई जो हुई थी ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, लेकिन इस युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध में भाग लिया था, अकबर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब ये युद्ध हुई थी किस लिए ये आपको मैं बता दूं, तो ये युद्ध इसलिए हुई थी क्योंकि अकबर जो है एक शांति प्रिय राजा था और वो युद्ध में उतना विश्वास नहीं रखता था। इसीलिए उसने एक फरमान जारी किया जिससे उसने सभी राजपूत राजाओं से यह शर्त मानने को कहा कि आप जिस तरीके से रूल कर रहे हो आप रूल करो, बस आप हमारे प्रोविज़न में, आप हमारे अधिकरण में आकर रूल कर रहे होगे। यह बात महाराणा राणा प्रताप को पसंद नहीं आई और महाराणा राणा प्रताप की वीरता और शौर्य के किस्से हर किसी के जुबान पर हैं। यह मध्यकालीन इतिहास की सबसे चर्चित युद्ध है जिसमें मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप सिंह और मान सिंह के नेतृत्व में अकबर वाली विशाल सेना का आमना सामना हुआ। हालांकि इस युद्ध में महाराणा राणा प्रताप की हार हुई थी, परंतु इस युद्ध को आज भी लोग बहुत ही गर्व से याद करते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? यानी आपको ये बताना है कि वैसा कौन सा शासन था जिसने 2 बार भारत में आकर शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार भारत में आकर शासन किया। अब इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, हुमायूं एक प्रख्यात मुग़ल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था।
इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है। इनकी माता का नाम महमा बेगम सुल्ताना था। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, अतः इसने शेरे मंडल नामक एक लाइब्रेरी भी बनवाई। इसे ज्योतिष शास्त्र में भी काफ़ी रुचि थी। यह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहना करता था। अपने खुद के लाइब्रेरी से ज्योतिष की एक किताब पढ़ते वक्त सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिरने की वजह से 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके दोस्तों, इसके कुछ मुख्य बैटल्स हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो मुख्य बैटल हैं, इसका पहला बैटल था बैटल ऑफ दोहरिया, जो कि 1530 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला बैटल है इसका बैटल ऑफ चुनार, जिसमें इसने चुनार का घेरा डाला था, जिसने इसने कंक्वर्ड किया था चुनार को, जो कि 1537 में था। अगला जो बैटल है ये है बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में लड़ा गया था। और ये युद्ध जो हुई थी दोस्तों, वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई थी, जिसमें इस युद्ध के कारण 1539 के इस बैटल ऑफ चौसा के युद्ध के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाते हुए युद्ध से भागना पड़ा था। और भागते हुए दौड़ते वक्त वो गंगा नदी में अपने घोड़े सहित छलांग लगा ली थी। इसको छलांग लगाते हुए एक निजाम ने देखा था, जो कि इसने इसकी फिर जान बचाई। इसके अगले साल ही, एक साल के बाद, सन 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में भी हुमायूं को हार होती है और हुमायूं को अपनी जान बचाते हुए भारत से चले जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और तब जाकर ये दोबारा 15 साल के बाद पुनः भारत आता है और एक लड़ाई लड़ता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। यह लड़ाई 1555 ईस्वी में हुई थी, जिसमें हुमायूं और तातर खान नामक एक के बीच हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका आखिरी युद्ध था बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी के बीच हुई थी। सिकंदर सूरी जो था दोस्तों, वो जो है इस सूरी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। ठीक है दोस्तों, एक अब्दुल कामिर बदायूं नामक एक लेखक ने हुमायूं के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। उसका कहना था, हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? ऑप्शन से आपके पास शेर शाह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी महाराज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा मेरे दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने वाला कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, शेर शाह। ओके दोस्तों, चौसा बैटलफील्ड, जो कि एक बैटलफील्ड है, उसी के नाम पर इस युद्ध का नाम चौसा का युद्ध पड़ा। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफ़गानी शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। अपनी जान बचाते हुए हुमायूं भागते हुए गंगा नदी में घोड़े सहित छलांग लगा दी थी। इसे छलांग लगाते हुए एक निजाम ने देखा था तथा उसकी जान बचाई। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? ऑप्शन से आपके पास दार उल हर्ब, ऑप्शन बी दार उल इस्लाम, ऑप्शन सी पवित्र युद्ध, या ऑप्शन डी जजिया। आंसर कीजिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने जो जिहाद चलाए थे उसका क्या अर्थ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी, दार उल इस्लाम। ठीक है दोस्तों, अब दार उल इस्लाम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। चूँकि आप जानते होंगे कि मुसलमानों में भी 2 कम्युनिटी होती है, पहली कम्युनिटी को हम लोग शिया और दूसरी को सुन्नी बोलते हैं। तो यह सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। इनके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम, जी हाँ, जिसका अर्थ होता है गैर मुसलमान देश के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए।
जब तक कि वो देश पूरी तरह से इस्लामिक राज्य में परिवर्तित न हो जाए। दारुल हर्ब का अर्थ होता है गैर मुसलमान देश और जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। ओके दोस्तों, ये रहा आपके सामने औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 1618 में दाहेद में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। एकमात्र शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। इसके शासन के वक्त 1665 के करीब मराठों का उत्कर्ष हो चुका था। इसने एक बार शिवाजी को कैद में कर लिया था तथा उन्हें आगरा के किला जयपुर भवन में रखा था। इसने सिख के 9वें गुरु, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, कि मुस्लिम धर्म न अपनाने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, यह वीणा बजाने में पारंगत था। इसे वीणा बजाने का बहुत शौक़ था। इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। इसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा भी बनवाया, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की गंदी फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसने मोती महल भी बनवाया, जो दिल्ली के लाल किला में स्थित है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी अमरकोट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन सी आगरा। इससे पहले आपने मोती मस्जिद के बारे में सुना, जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी, जो कि दिल्ली के लाल किला में स्थित है। लेकिन यह जो हमारा मोती मस्जिद है उसी नाम से, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। ओके दोस्तों, ये रहा मोती मस्जिद, जो कि आगरा के किला में आगरा में मौजूद है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है, जो आगरा के आगरा किला में मौजूद है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण 1648 में प्रारंभ हुआ। इस मस्जिद को बनवाने में पूरे 6 वर्ष लगे थे। एक मोती मस्जिद जो औरंगजेब ने बनवाई थी, जो कि दिल्ली के लाल किला में मौजूद है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी और अगले प्रश्न की ओर। तो आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर, यानी जो टैक्स है, उसे पुनः चालू कर दिया था, पुनः लगाया था? ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाहजहां। आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है जजिया कर को पुनः शुरू करवा दिया था। इस टैक्स को नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स से लिया जाता था, यानी वैसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनसे यह कर टैक्स ज़बरदस्ती वसूल किया जाता था। कहा जाता है कि इस टैक्स से आने वाली रकम को दान, तनख्वाह तथा पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली बार जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बताया जाता है कि कई बादशाहों ने इस कर को समाप्त करने की पहल की, जिसमें सबसे अहम नाम अकबर का है। ओके दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।